हेलो स्टूडेंट, आज के इस दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो इंटीग्रेशन कैलकुलस के जो दो पार्ट बताया था, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल इफेक्ट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, फिर से थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा रिवीजन कर देता हूं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और इंटीग्रेशन का सिंबल मतलब इसका मतलब है सम। सम यानी समेशन। ये बाद में क्या कन्वर्ट हो जाता है, समेशन, और आगे चल के क्या बन जाएगा, इस इंटीग्रेशन का सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके पहले वाले क्लास में ध्यान दो कि हमने क्या पढ़े थे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफिकल बताता हूं मैं आपको। हालांकि बताया था कि अगर कोई मूवी के ऑब्जेक्ट के बारे में अपन अगर मान लो सोचे, तो जो मूवी चलती है छोटे 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 इफेक्ट रहते हैं उसके अंदर में, हर छोटे इफेक्ट का सम मतलब इंटीग्रेशन, और एक कटाक्ष से अगर मैंने फोटो ले लिया तो एक फोटो मतलब डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से मैंने आप एक स्ट्रक्चर बताया था ग्राफिकल। ये मान लो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बराबर है। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स भी एनी टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, भी एनी टाइप ऑफ फंक्शन। अब ये जो पार्ट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, इसका अगर बीच का ये कितना एरिया कवर करता है, ये अगर फाइंड करने के लिए बोला तो एरिया हम जब तक बाउंडेड नहीं होगा, कोई चीज बंद नहीं होगी, तब तक तो एरिया निकाल नहीं सकते ना। तो हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब तो बोलेंगे ये पार्ट का एरिया तो हम कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पॉसिबल है, मगर यहाँ पे एक कर्व रहने के चक्कर में इसका एरिया परफेक्ट कोई भी फॉर्मूले से नहीं निकल पाएगा। ओके बच्चों, तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसके इतने छोटे पार्ट बना दो, इतने छोटे पार्ट बना दो, बहुत छोटे छोटे छोटे, मैं थोड़े बड़े बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुमको दिखे। ये बहुत छोटे छोटे पार्ट है, इनके बीच का अगर डिफरेंस देखोगे, ये एक्स एक्सिस पे मतलब dx मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस से कनेक्टेड है मतलब ये y मान लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट यानी एक जो पार्ट है, एक जो रेक्टेंगल है, उसका एरिया है, एरिया इक्वल टू, ये समेशन का फॉर्मूला लगा दिया, एक का क्या निकलेगा y dx, क्योंकि y l है और ये b है, l और b दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो l इंटू बी एरिया रेक्टेंगल होता है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा l इंटू बी, मतलब y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। y मतलब क्या था, f ऑफ x, y यानी क्या है, f ऑफ x। ओके, तो चलो y इक्वल टू f ऑफ x ले लिए, तो ऐसा दिखेगा f ऑफ x, कोई भी स्मॉल लेटर में ले लो या कैपिटल लेटर में ले लो, f ऑफ x dx। ठीक है ना। तो इसको, इसका इंटीग्रेशन मैं कंसीडर कर लेता हूं कैपिटल f ऑफ x। ओके, f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर किया मैंने, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। साथ में आपको बिल्कुल एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ सी लगता है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये बहुत टेढ़ी चीज नहीं है, हर बार आपको प्लस सी लगाना है, हर बार जब भी आप, अभी इसके बाद हम जब इसका स्टार्टिंग का लेक्चर लेंगे, तो इस स्टार्टिंग के लेक्चर में सी का मीनिंग भी बताएंगे, और अभी भी बता देता हूं कि देख, ऐसे मैंने कितने ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाया, इनफाइनाइट, छोटे छोटे रेक्टेंगल इनफाइनाइट बन गए, तो मान के चलो ये इक्वल तो जीरो तो हुआ नहीं था, इसका ये एकदम इक्वल टू जीरो नहीं हुआ है, अप्रोच टू जीरो हुआ था। अप्रोच टू जीरो मतलब नियरेस्ट टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मतलब कुछ तो भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पार्ट इसके अंदर में बच गया, जो इसके समेशन में नहीं आया, सम करने में कहीं ना कहीं छूट गया। वो पार्ट को अगर मैं एरिया बैलेंस करूंगा उस समय मेरे को ये प्लस सी ऐसा कांस्टेंट है, उसके जो इसका इंटीग्रल लूंगा उसको बैलेंस करेगा। क्लियर हुआ,
क्या दिक्कत है आपको इसमें? तो आप देखो कि मैंने बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व समेशन ऑफ ऑल स्मॉल स्मॉल इफेक्ट एडिशन ऑफ स्मॉल छोटे छोटे जो पार्ट्स है इनका एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में आप बहुत सारी बातों को देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब अपोजिट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट। जैसा देखो डेरिवेटिव में आपने फॉर्मूला पढ़े हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब मैं अगर 2x का इंटीग्रेशन निकालूंगा ना तो उल्टा इसका ये आ रहा है, इसका ये आएगा एक्स स्क्वायर और साथ में c जुड़ जाएगा। x का इंटीग्रेशन 2x का ले सकते हैं। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर और ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये c आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि अभी मैं इसको और डिटेल बताता हूँ। c यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये तो बता दिया। इसको देखो ज्योमेट्रिकली मैंने बताया c पैदा हुआ कहां से, c का जन्म मतलब ये जो बीच में छोटी छोटी कितने भी छोटे पार्ट बना लो, छोटी सी गैप तो रहना ही है, वो छोटी सी गैप का सम करोगे ना तो ये c आएगा। हर बार हमको c लगाना है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, ध्यान रहेगा आपको। हाँ, अभी हमने देखे कि एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बोले अपन ने 2x, वैसा 2x का डेरिवेटिव 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ x, याद करो, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद करा है पहले। अब देखो यहाँ फॉर्मूला याद करने से IIT जेईई का ऐसा कंप्लीट तो नहीं होता, मगर इसके बगैर कोई एग्जाम्पल बनता भी नहीं, इसलिए आपको फॉर्मूला एकदम टिप पे चाहिए, एकदम ओरल चाहिए। तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए भैया उल्टा x इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इसका मीनिंग तो आपको बता दिया हूं, फिर से और एक दो बार बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा cos x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। अब ये तीनों एग्जांपल पे से आपको क्या बात समझ में आ रही है? एग्जांपल ऐसे तो मैंने बोला क्योंकि ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो तीनों मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लेता हूं तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर आता है, x का डेरिवेटिव 1 लेता हूं तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है, sin x का डेरिवेटिव cos x लेता हूं तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आता है। इन दिस वे indefinite integration is the reverse operation of differentiation, रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। जिसकी डेरिवेटिव लिए जो आया उसका इंटीग्रेशन लेते हो तो क्या आता है, उसका इंटीग्रेशन लिए तो वही फंक्शन आ जाता है जिसकी पहले डेरिवेटिव लिए। जैसा देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आज बताऊंगा, हालांकि ये फॉर्मूले डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएंगे, मगर इसके बगैर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बनेगा नहीं, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का दूसरा और एक नाम कौन सा हो गया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी मतलब उल्टा, रिवर्स, तो इसलिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम और बन गया एंटी डेरिवेटिव। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आपको पहले से याद है, यहाँ मैंने कुछ लिख दिया, आप इसको थोड़ा नोट कर लो और मैं कुछ फॉर्मूले आपको यहां बताऊंगा। चलो वैसा देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। तो sin x देखो माइनस नहीं लिखा मैंने, माइनस भी लिख सकता हूं, माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x और ये प्लस c, cos x प्लस c। अगर ये वाला माइनस मैंने हटा दिया तो यहाँ पे माइनस c भी लग सकता है। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos x। फिर से आपको याद करवा देता हूं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x स्क्वायर x,
tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, उल्टा बोलो एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x याद रहेगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का बोलो याद होगा आपको पहले से। cos x स्क्वायर x, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने के लिए हमको ज्यादा दिमाग पंची करना नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा है। आपने पहले से डिफरेंशिएशन के याद किए हो, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऊपर कंफ्यूजन रहता है, याद रखना। जैसे इसमें साइन इसका इंटीग्रेशन बोलेगा तो डायरेक्ट कॉस लिखोगे, माइनस में लिखोगे, इस टाइप से हो सकता है, इसलिए बराबर ध्यान रखना साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। चलो यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर एक्स उल्टा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए माइनस कॉट एक्स। ये माइनस को आप इस तरफ लिखो या उस तरफ, इधर लिखे तो यहां से हट जाएगा बस, ठीक है। कोस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स, सीक एक्स का क्या आता है? सीक एक्स इंटू टैन एक्स, सीक एक्स इंटू टैन एक्स। सीक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सीक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सीक एक्स। वैसे कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। तो इसको उल्टा कर दो, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझ में आया आपको? इधर डेरिवेटिव के लिखा हूं, इधर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इधर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन विद द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो ये तो डेरिवेटिव, उसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले ली तो एंटी हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर हो गया आपको? इन दिस वे यहाँ पे आपको क्या चीज नहीं समझ में, ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। मिटा दो, ओके, आप सब लोग इसको लिख लो। तो एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। तो कुछ फॉर्मूले और इसमें देखते हैं। सर देखो, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स का पावर एन माइनस वन, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने डिफरेंशिएशन में बनाए थे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बनाए थे ना। अब उसके बाद में देखो मैं आपको यहाँ पे एक रिवर्स ऑपरेशन तो पूरे बता दिया, एंटी डेरिवेटिव तो मालूम हो गया आपको। मतलब अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे रन करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन अगर किसी भी मतलब वेरिएबल का पावर, अगर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, एन विद एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसके ऊपर एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। एक पावर बढ़ता है और उतना इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। इसका भी मैं प्रूफ विथ रीजन विथ ग्राफ ये सभी चीजें बताऊंगा। मगर क्या होता है कि कभी कुछ चीजें हमको पूरे अच्छे से याद कर लेना पड़ता है, ठीक है। एक एक का मीनिंग बताऊंगा, यहाँ कहां से आया, क्यों आया, इसकी जरूरत क्या है, आगे क्या होगा, सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एक छोटी लिस्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे फास्ट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ले लेते, एक्स का पावर कितना होता है? एक्स का इंटीग्रेशन होगा, पावर पढ़ेंगे, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखना है। देखो कैसे कि आप लोगों का मेरा यहाँ मतलब इंटरेक्शन एक वीडियो थ्रू हो रहा है, तो आपको याद रखना है। जब भी क्लास में रखता हूँ एक एक बच्चों को लिखवाते, बार बार पूछते, तो कहीं ना कहीं याद करता। मगर आपकी अब जवाबदारी है इस वीडियो के थ्रू इसको बार बार लिख के लिखे और इन फॉर्मूले की लिस्ट परफेक्ट करें। अगर ये पावर बढ़ा दिया मैंने, तो पावर में बढ़ा तो इसका पावर भी बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है। देखो 2 आया तो ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय बोलो, ये 2 है तो यहाँ पावर बढ़ेगा तो यहाँ 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। x का पावर 4 रहा तो
क्या आएगा, ये 2 था तो 3 हुआ, एक पावर बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय 5 प्लस सी। इस तरीके से पावर बढ़ाना है। इधर देखो फिर से x का पावर अगर मैंने 100 ले लिया, पावर कितना भी ले सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस करो, तो 100 में प्लस करोगे तो 101 डिवाइड बाय 101, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब हम x का पावर अगर माइनस ले ली, माइनस भी अगर रहा तो आप यही फॉर्मूला लगाने का, x का पावर -5, देखो क्या आएगा, x का पावर -5 प्लस 1 डिवाइड बाय -5 प्लस 1 प्लस c। तो क्या बनना चाहिए, x का पावर -5 प्लस 1 कितना होगा बेटा, -4 डिवाइड बाय -4 प्लस c। इस तरीके से फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ते बढ़ते जाएगी। ध्यान रखना, डेरिवेटिव से यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले है और वो पूरे फॉर्मूले पूरे कंफ्यूज करते हैं, और जब हम फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं ना तो यही गड़बड़ हो जाती है छोटे मोटे चीजों में। तो छोटे मोटे चीजों में ही आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हो, किसको डिफरेंशियल बोलते हैं और किसको इंटीग्रेशन बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरे इस पे चलते हैं। आपने देखे होंगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, बोलो। रूट एक्स का डेरिवेटिव ये रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, इसलिए 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स। क्या होगा, रूट एक्स प्लस सी। पर एग्जाम में तो ये सब ये 2 ये जो नंबर है आपको राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड लिखो, कहीं भी लिख सकते, इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है ना वो 1/2 रूट एक्स नहीं बनता, वो बनता है 1/रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ट्वाइस रूट एक्स, क्योंकि ये 2 उधर गया। अब तुम बोलोगे 2 इसके साथ में जाएगा ना, हाँ बिल्कुल जाएगा, 2 ट्वाइस सी लिख सकते हो। सी भी एनी कांस्टेंट आपको पता थोड़ी ना है, आप सी यहाँ छोटा है तो थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, या सी यानी सी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, इससे छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको बताया ट्वाइस सी के जगह अपन ने इसको लिखे हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसके जगह लिख दिया है। ठीक है, 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 2 रूट एक्स। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बढ़िया वाला वेरिएबल फॉर्मूला आपको बता देता हूं, वो था 1/x। याद करो 1/x, डिफरेंशिएशन में याद करो किसकी डेरिवेटिव है ये 1/x। 1/x किसकी डेरिवेटिव है बेटा, 1/x किसकी डेरिवेटिव है, 1/x द डेरिवेटिव ऑफ लॉग। ln की है, ln मतलब log x प्लस सी। पर तुम देखोगे कि फॉर्मूले में यहाँ मॉडुलस लगाता है, बराबर है, क्योंकि लॉग में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए। लॉग अगर नेगेटिव रहा, नेगेटिव फंक्शन रहा तो वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 1/x या 1/mod x भी लिखे तो चलेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी, log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। क्लियर हुआ, मगर आपको हर बार ऐसे नहीं मिलेगा 1/x² तो भाई log ऑफ mod ऑफ x², ये नहीं, ये किसकी डेरिवेटिव याद करो, -1/x² किसका डेरिवेटिव था। जब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन परफेक्ट करो, आपका पढ़ा के हो चुका है। अगर ये जब तक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले परफेक्ट नहीं रहेंगे, हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि जेडबल बड़ा टास्क है, अगर बड़ी चीज कर रहे हो, मैंने पहले लेक्चर में बताया कि इसके 5 to 6 क्वेश्चन, एवरेज 6 क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे कोई ऐसे चैप्टर में नहीं मिलता जिसमें आपको कैलकुलस के अंदर मिलता है, जिसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। शुरुआती पार्ट आपको बेसिक पार्ट है, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर इनके बगैर बड़े बन नहीं सकते, इसलिए इनसे शुरुआत करना ही पड़ेगा, इनको याद करना ही पड़ेगा। किसकी डेरिवेटिव बोलो, 1/x की, -1/x किसकी डेरिवेटिव थी, 1/x की, तो 1/(-1/x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/, ये माइनस अगर हटाया मैंने यहां से तो ये माइनस इधर जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूले आपको कितने समझ में आए देख लो एक बार।
x का पावर, ये मेन है, यहाँ से शुरुआत हुई, ये एक ही फॉर्मूले को याद कर लिए ना, तो फिर इसके ऊपर कुछ भी लगा दो, n के ऊपर कोई भी नंबर लगाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम। चलो x का पावर n, इसको देखो मैंने ब्लॉक बना के रखा हूं, उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये फॉर्मूले को आप याद कर लो। इवन आपको फिजिक्स में भी काम आता है, फिजिक्स में भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, मतलब कैलकुलस पे है। कैलकुलस अगर बहुत अच्छे से आएगा तो फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारे जगह आपको इन चीजों का काम पड़ने वाला है। x का पावर n का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ जाता है n+1 अपॉन n+1। देखो या 1 था तो 2 हुआ, 2 था तो 3 हुआ, 4 था तो 1+5 हुआ, 100 था तो 101 डिवाइड बाय 101। ठीक है, एक एक पावर बढ़ता है, जितना ऊपर लिखते हैं उतना नीचे लिखना है। अभी हम मतलब सिंगल टाइप ऑफ फंक्शंस का पढ़ रहे हैं, आगे चल के कंपोजिट आएगा, उसका रूल अलग बनेगा, जैसा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन था, है ना, वहां पे जाके अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये कौन से फॉर्मूले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को जिनको जिनको स्टार लगा देता है उनको तो अच्छे से याद कर ही लेना है। ये वाला एक, ठीक है, x का पावर n का इंटीग्रेशन होगा x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन टू रूट x प्लस c, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। इतने तो फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है, ओके, मिटा दो। अब कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। ये देखे होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x क्या होता है? a का पावर x इंटू लॉग e, ठीक है ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैक्सिमम पार्ट हम डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं। a का पावर x का डेरिवेटिव हुआ a का पावर x इंटू लॉग e। वैसा अगर ये फाइ का पावर x रहा तो क्या हो जाता है? फाइ का पावर x लॉग फाइ, फाइ का पावर x लॉग फाइ। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, a का पावर x का इंटीग्रेशन आएगा, क्या करना देखो, ये लॉग है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर भी लाए तो चलता है, इसलिए a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a का पावर x ही होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड बाय लॉग a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a का पावर x इंटू a का पावर x अपॉन लॉग a। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है लॉग a, यहाँ डिवाइड होता है। चलो इसकी एक दो की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा फाइ का पावर x का क्या होगा? फाइ का पावर x, फाइ का पावर x अपॉन लॉग फाइ, फाइ का पावर x अपॉन लॉग फाइ, ठीक है ना। अगर मैंने 7 का पावर x लिखा तो 7 का पावर x डिवाइड बाय लॉग 7 प्लस c। उस तरीके से मैं भाई कोई भी नंबर ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी नंबर लिख सकते हैं। जैसा मैंने b का पावर x लिखा, ये आ गया b का पावर x, b का पावर x डिवाइड बाय लॉग b प्लस c, ठीक है, याद रहेगा आपको। फाइ का पावर s का डेरिवेटिव हुआ फाइ का पावर s लॉग फाइ, और फाइ का पावर s इंटीग्रेशन किए तो लॉग फाइ को लॉग फाइ से डिवाइड करना है। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड होता है, इतना सा याद रखना है आपको, क्लियर, ओके। अब मैं देखो यहाँ पे आपको और एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, इसमें है तो बहुत सारे, यूनिवर्स के है और भी अलजेब्रिक टाइप के है, बहुत अलग अलग टाइप के आपको और फॉर्मूले आना बाकी है, पर जितने अभी काम के हैं हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ तो भी डिफरेंट टाइप के कुछ तो भी फंक्शन देगा, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके देना है, ठीक है ना। मगर आगे चल के इसमें मेथड्स आएंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल, ऐसे अलग अलग टाइप की मेथड्स होगी सॉल्व करने की, उन मेथड से हमको बनाना पड़ेगा आगे चल के। मगर अभी जो शुरुआती पार्ट है वो बेसिक पार्ट में आपको मतलब क्वेश्चन दिखेंगे इजी, पर जब बनाने जाओगे ना तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये एकदम उटपटांग टाइप के रहते हैं, इसलिए आपको इसमें दिक्कत जाएगी। e का पावर x का इंटीग्रेशन, क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव क्या था? e का पावर x, e का पावर x की डेरिवेटिव आपको बात मालूम होगी, e का पावर x का डेरिवेटिव तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, इसलिए e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e का पावर x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
याद रहेगा e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस c, क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही था। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अभी मैं इसको देखो बिठा के इसके कुछ प्रॉपर्टी, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, इसको देखो मैं बताता हूँ आपको, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के रूल्स, इसको रूल्स भी बोल सकते हो, रिजल्ट मतलब रूल्स, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जैसे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन था, क्योंकि रूल्स एडिशन कैसे करना, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते समय, डिफरेंशियल प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या होगा, डिवाइड का क्या होगा, वैसा इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स है। अगर दो फंक्शंस है f1 और f2, उसका इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों फंक्शन के बीच में अगर प्लस और माइनस अगर रहता है, प्लस और माइनस रहेगा, तो हम इन दोनों को क्या लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे। f1x का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f1 और f2 ले लेते ना, f1 अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ f of 1 प्लस माइनस f of 2x, इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझा दूं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने x स्क्वायर लिखा और माइनस साइन x लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोलोगे इसको भले एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग कर दो, x स्क्वायर प्लस माइनस पूरा कंप्लीट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या था, x है ना, प्लस माइनस साइन x dx। मतलब मैंने ये इस रूल का अगर यहाँ पे यूज किया, दोनों को मैंने अलग अलग किया, तो आपको x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके लिस्ट में लिखा था कि पावर बढ़ता है x क्यूब बाय 3, और अभी यहाँ प्लस माइनस लिख दिया मैंने, साइन x किसकी डेरिवेटिव थी, कॉस की, पर वो माइनस कॉस x लिखना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना है आपको। साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइनस होती है, इसलिए आपको ये साइनस का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा, माइनस कॉस एक्स। ये था फर्स्ट रूल। बहुत ज्यादा रूल नहीं है, क्योंकि इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में ये आगे चल के बाय पार्ट में आता है, वो भी कंडीशनल है, ऐसा किसी का भी प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में लेते नहीं आता, किसी का भी डिवाइड लेते नहीं आता, बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट रूल्स हैं। और डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट किसी का भी ले सकते हो, डिवाइड किसी का भी ले सकते हो। सेकेंड रूल है स्केलर मल्टीपल वाला, के यानी स्केलर है, f of x भी एनी फंक्शन, मतलब अगर तो याद आएगा के को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बाहर निकालना। जैसा डिफरेंशिएशन में भी हम स्केलर मल्टीपल वाला रूल पढ़ते हैं, मैट्रिसेस में भी स्केलर मल्टीपल वाला रूल पढ़े, अलग अलग कहीं भी आता है। स्केलर मतलब ब्रैकेट के बाहर रहने वाला कांस्टेंट, ये भी इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट है, समेशन में बाहर कर दो और इंटीग्रेशन किसका लो, f of x dx। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। एग्जांपल अगर दे दूं इसका तो क्या हो जाएगा, 3x, तो 3 बाहर आ जाएगा और हम इंटीग्रेशन किसका लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x का लेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, याद करो, डेरिवेटिव मत बता देना 1, x का इंटीग्रेशन आएगा, एक पावर बढ़ेगा, मतलब x स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। कोई आपको दिक्कत रहेगी तो बताओ। अब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको अगर पूरे याद हो गए होंगे, क्योंकि उसको बार बार लिख के देखने का, उसके बाद में हम इसके फर्स्ट मतलब इसमें आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप में आ जाएंगे। इसमें अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन बनाना है, आपको ध्यान रखना है। मैं एक बढ़िया वाला एक पीडीएफ दूंगा, पूरा इंटीग्रेशन वो 5-6 पेज पढ़ लिए, फॉर्मेट वाइज इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान रखना। फॉर्मेट वाइज इंटीग्रेशन मतलब जैसा मैंने एक आधा इंटीग्रेशन ले लिया, एग्जांपल के तौर पे देखो, इंटीग्रेशन ले लिया e का पावर 2 log x, e का पावर 2 log x, यानी यहाँ पे कोई रूल नहीं है, एकदम उठपटांग रहेगा, यानी कैसा, इसको मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूं, उठपटांग से पटांग फॉर्म। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा ये क्या लिख रहे हैं, अरे हाँ बिल्कुल सही, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी, सीरीज, समेशन, कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसको आप एकदम डेंजरस नाम देने का, कुछ भी आड़ा टेढ़ा
कुछ भी आ सकता है और किसी भी तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। जैसा देखो आप देखने में तो ऐसा लग रहा है हर कोई बोलेगा मैं यहाँ e का पावर x का फॉर्मूला लगा देता हूँ, e का पावर x का e का पावर प्लस c, पर ये इस फॉर्मेट का नहीं है। आपको पहले सोचना है, मैंने यहाँ एक्सपोनेंशियल वाले टाइप का दिया हूँ, आपको सोचना है कि भाई कौन सा फॉर्म आएगा, इसलिए मैंने उसको बोल दिया उत्पटांक कुछ तो भी लिखा रहेगा, उसको आपको पटांक फॉर्म में लाना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। इंटीग्रेशन में एक ही याद रखो, जो फॉर्मूले दिए उस फॉर्मूले में लाओ, मतलब वो फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पटांक फॉर्म हो जाएगा। ये उत्पटांक फॉर्म है। अब इस उत्पटांक फॉर्म को पटांक फॉर्म में कैसे लाते हैं देख लो, बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का रूल नहीं लग रहा है अभी, पहले शुरुआत में इंटीग्रेशन ही मत लगा देना, पहले उसको उस फॉर्मूले में लाओ जो पढ़े हो। हमारे इस टाइप के नहीं पढ़े हमने अभी तक, हम उसको अभी लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा। लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी बताया था, याद करो, ये इसके पावर में चले जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल छोटे ले रहा हूं ताकि आपको इंटीग्रेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। ये एग्जाम्पल भी बहुत बार आया है, दिखने को छोटा दिख रहा है। तो e का पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी याद कर लो कि अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। ये हो गया पटांग फॉर्म, मतलब हमारा ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। पटांग फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अब इंटीग्रेशन आप ले सकते हो, फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देना। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ने के बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा। ऐसे हजारों एग्जांपल मैं उत्पटांक दिखूंगा, ध्यान रखना। अभी तो आज अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे एक एग्जांपल के बाद, मगर जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं उत्पटांक फॉर्म बहुत सारे देने वाला हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको सिर्फ फॉर्म में लाना है, फॉर्मूले में लाना है। जैसे मैंने देखो e का पावर 2 log x छोटा सा एग्जांपल लिखा, उसको एक पटांक फॉर्म में ला दिया, पटांक फॉर्म लाते ही डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया। ओके, याद रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते चलो, एक काम करते हैं, एक कोई भी सीरीज लिखता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। याद आया कुछ, याद आया कुछ, ये देख लो वहां पे, देख लो वहां पे कि क्या दिख रहा है आपको इसमें, ऐसा कुछ नया। ये सीरीज देख लो, सीरीज को देख लो, वहां सही क्या कुछ कहां पढ़े थे, देखो और याद करो कि तुमने ये कहां पढ़े थे। अब तुमको ऐसा लगेगा अरे सर 1 का इंटीग्रेशन अलग से ले लो, x का ले लो, x स्क्वायर का ले लो, x क्यूब का ले लो, ऐसा लग रहा होगा ना आपको, लग रहा है क्या आपको। चलो ठीक है, मैं सोचने का समय दे रहा हूं आपको, आप तब तक सोचो, सोच के बताओ मेरे को, याद आया कुछ, कुछ याद आया, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इसका इंटीग्रेशन 0 लिखूं, इसका 1 लिखूं, ये फैक्टोरियल है, आपको कुछ याद आ रहा है तो देखना, ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज है। एक्सपोनेंशियल मतलब इसके जगह ये उत्पटांग है, ये उत्पटांग फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ तो भी लिख दिया है आपको, उसको e का पावर x, ये उसका कौन सा पटांग फॉर्म हो गया। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसा इस एग्जांपल में ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म था, उत्पटांग फॉर्म था, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब भैया ये तो सबसे इजी हो गया ना, अब तो कुछ लगेगा ही नहीं ना, अब तो ये लड्डू है, ये उठा और लड्डू को खा लो, है ना, ये लड्डू है, एकदम हाथ में मिल गया लड्डू, उठा के फटाफट खा लेना है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे आज के लेक्चर का अध्ययन करते हैं बच्चों। ओके ओके, इधर ध्यान दो, गुड बॉय।